अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा हम लोग इन क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवरेज की कोशिश कर रहे होंगे। कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, साथ साथ इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स में अपलोड कर पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आप लोग घर बैठे इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सकें। और जो बच्चे मेरी फिजिकल क्लासेस को या ट्यूशन फीस को या मेरे करंटली स्कूल में इनरोल नहीं हो पाए, या ड्यू टू सम एनी इशू, अफोर्डेबिलिटी इशू हो या डिस्टेंस का कोई भी इशू हो, उनको घर बैठे हुए तमाम तर लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हो और तमाम तर पास्ट पेपर्स का तरीकेकार उनको गाइडेंस की फॉर्म में मिल रहा हो। तो हम लोग स्टार्ट करें फिलहाल सेक्शन बी की टाइमलाइन से। सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो रहा होता है फ्रॉम 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स, और ये जा रहा होता है 1947 यानी कि सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान तक ये चल रहा होता है। तो सेक्शन बी की टाइमलाइन में जो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है 1885 में कांग्रेस की क्रिएशन। कांग्रेस वाज क्रिएटेड ऑन द एडवाइस ऑफ अ ब्रिटिश फॉर्मर इंडियन सिविल सर्विस मेंबर जिनका नाम था लॉर्ड ऑक्टेवियन ह्यूम्स। लॉर्ड ऑक्टेवियन ह्यूम्स ने उस दौर के वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन को सजेशन दी कि अगर आप चाहते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे इवेंट्स दोबारा ना हो, तो आपको इंडियंस और अपने दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है इसको खत्म करना पड़ेगा। और इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए ब्रिटिश ने एक पार्टी बनाने का फैसला किया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, AINC के से मैं लिख रहा हूं उसको, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तमाम इंडियंस होंगे, बट वी ऑल नो दैट इट बिकेम अ प्रीडोमिनेटली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ हिंदूज ओनली। जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस ने ब्रिटिश के आगे अपनी कुछ डिमांड्स रख दी। जैसे कि कांग्रेस की पहली डिमांड थी कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, इंडियन सिविल सर्विस में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दूसरी इनकी डिमांड ये थी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी तमाम तर प्रेस और पब्लिकेशंस इंग्लिश के अंदर हो, ताकि पूरी दुनिया तक, ब्रिटेन तक हमारा व्यू पहुंच सके कि हम लोग दरअसल चाहते क्या है। जब इन्होंने ब्रिटिश के आगे इन डिमांड्स को रखा तो ब्रिटिश ने इन डिमांड्स को कंप्लीटली इग्नोर किया। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने तो ये कहा कि कांग्रेस ओनली रिप्रेजेंट्स अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी विद इन इंडिया, और हम जरूरी नहीं समझते कि इसकी बात को हम एक्सेप्ट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। और इनके बाद जो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन साहब, इन्होंने भी ऐसी कुछ कह दिया। 1900 पे ये कहते हैं कि कांग्रेस इज ऑलरेडी टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वुड बी टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डेथ, यानी कि हम इसको बस डेथ तक पहुंचाना चाहते हैं। जब कांग्रेस को इस तरीके से इग्नोर किया गया तो इंडिया के अंदर इंडियंस की तरफ से रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, और उसके नतीजे में जो ब्रिटिश को एक्शन लेना पड़ा वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 के अंदर हुआ। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे बड़े परेशान हो गए। इन्होंने कहा क्या करें भाई इन तमाम तर कामों को रोकने के लिए। उस टाइम पे एक ब्रिटिश ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया अलोंग विद हिज एलाइज। उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग थे जो कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ इम्पैशनेट स्पीचेस वगैरह दे रहे थे। तो उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन साहब परेशान हो गए और इन्होंने 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया कि हम इंडिया का जो सबसे बड़ा सूबा है बंगाल, इसको हम लोग तोड़ देंगे दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट बंगाल। बेटा ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया? ब्रिटिश कहते हैं कि भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हम लोग ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो गए। बंगाल की पॉपुलेशन पूरे ब्रिटेन से 10 गुना ज्यादा है। बंगाल की पॉपुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स उस टाइम पे थी कुछ 85 मिलियन, जिसकी वजह से ब्रिटिश को इसको संभालने में बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। तभी ब्रिटिश ने इसको कम्युनल लाइंस पे डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग अलग कर दिया। अब ईस्ट बंगाल के अंदर पार्टीशन के बाद थी मुस्लिम्स की मेजोरिटी। यहां पर अगर मैं आपको टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो ईस्ट बंगाल के अंदर थे तकरीबन 31 मिलियन लोग, जिसके अंदर से 18 मिलियन मुसलमान थे और बकाया 12 मिलियन जो थे वो हिंदूज थे। अब आप बोलोगे सर ये तो 18 और 12 बन रहे हैं 30 मिलियन, 1 मिलियन दूसरे मजाहब के लोग रह रहे होंगे।
उसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 54 मिलियन, जिसके अंदर से 42 मिलियन हिंदूज थे और बाकी 12 मिलियन मुसलमान थे। तो ब्रिटिश ने इसको डिवाइड कर दिया ऑन कम्युनल लाइंस। एक साइड पे हिंदूज की मेजोरिटी, वेस्ट साइड पे हिंदूज की मेजोरिटी और ईस्ट साइड पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी। क्या इससे ब्रिटिश को कुछ फायदा हुआ? हाँ, शॉर्ट रन में ब्रिटिश को इससे जरूर फायदा हुआ। ब्रिटिश के लिए अब गवर्नमेंट करना आसान हो गया और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ब्रिटिश अब सॉल्व कर पा रहे थे, बिकॉज नाउ द प्रोविंस वाज डिवाइडेड अंडर टू डिफरेंट गवर्नर्स एज टू डिफरेंट प्रोविंसेस। तो इसको रूल करना ब्रिटिश के लिए कंपैरेटिवली आसान हो रहा था। अब जानते हैं, ये तो ब्रिटिश की तरफ से रीजन था फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुसलमानों का इसके बारे में क्या कहना है? बेटा, मुसलमानों के लिए तो ये कुछ ऐसा था जैसे कि एक मिरेकल हो गया हो मुसलमानों के लिए। मिरेकल मिरेकल हो गया हो। क्यों हो गया हो भाई? क्योंकि मुसलमानों की तो रातों रात पोजीशन इंप्रूव हो गई। अभी अगर आप लोग इसको डिवाइड नहीं करते और हम कंसीडर करते हैं कि इसकी टोटल पॉपुलेशन है 85 मिलियन और उसमें हम हिंदूज की पॉपुलेशन देखते हैं, तो आउट ऑफ 85 मिलियन 54 मिलियन वर हिंदूज। यानी कि अगर हम इसको एक होल प्रोविंस के तौर पे कंसीडर करें तो देयर वाज हिंदू मेजोरिटी, जिधर मुसलमानों को सफर करना पड़ता था एट द हैंड्स ऑफ द ग्रेट हिंदू मेजोरिटी। तो अब क्या हुआ? एटलीस्ट ईस्ट बंगाल के अंदर तो मुसलमानों की मेजोरिटी हो गई। यानी कि मुसलमान समझो रातों को सो के उठे हैं और उनकी रातों रात पोजीशन इंप्रूव हो गई। उनको एक मेजोरिटी प्रोविंस मिल गया इन विच दे वर सेव फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ हिंदूज। माय डियर स्टूडेंट्स, मुसलमानों को क्या लगने लगा? मुसलमानों को ये ऐसे लगने लगा कि ब्रिटिश ने पार्टीशन किया ही इसलिए है ताकि वो मुसलमानों के साथ ताल्लुकात को इंप्रूव कर सके। वो कह रहे हैं जब से 1857 की वॉर हुई है तब से ब्रिटिश ने सारा का सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल दिया और सारे के सारे बदले हमसे ले रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ने भी इनको समझाया, कई किताबें लिखी जैसे कि लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, इन विच सर सैयद नेम ऑल द मुस्लिम्स हु वर लॉयल टू ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कहते हैं अब शायद ब्रिटिश को उन किताबों का या उन एफर्ट्स का असर हो गया है एंड दे हैव रियलाइज्ड their mistake to put the full blame of war of independence on Muslims and therefore to reward Muslims with a majority province। इन्होंने एक एक मेजोरिटी प्रोविंस मुसलमानों को बना के दे दिया है इन विच मुस्लिम्स कुड बी सेव फ्रॉम द हिंदू ऑपरेशन। क्या ये रीजन सबसे सही लग रहा है आपको या नहीं? ये आपका अपना ओपिनियन है। मेरे ख्याल से दिस वाज नॉट द रियल रीजन। असल में तो ब्रिटिश को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि उस टाइम पे कई सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई थी जो कि ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रही थी और ब्रिटिश को यहाँ से निकालने की प्लानिंग कर रही थी बाय 1870s। मैनी सीक्रेट सोसाइटीज आर स्प्रंग अप जो कि ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रही थी। उसके अलावा बेटा देयर वर हिंदू लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक जो कि ब्रिटिश के खिलाफ इंपैशनेट स्पीचेस दे रहे थे कॉलिंग इंडिया टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 1897 के अंदर एक ब्रिटिश कमांडर को कत्ल कर दिया गया अलोंग विद हिज एलाइज। ये मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा सही कर देते इसको। मैं कह रहा हूं कि 1897 में एक ब्रिटिश कमांडर को कत्ल कर दिया गया अलोंग विद हिज एलाइज। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने कहा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए और उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया। क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था, यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी थी, तो ब्रिटिश ने कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लिए एंड वन ऑफ देम वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जानते हैं हिंदूज का क्या कहना है इस पार्टीशन के बारे में। बेटा, हिंदूज बिलीव दैट ब्रिटिश आर नथिंग टू डू विद एफिशिएंसी। वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश कहते हैं ना कि हम लोग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए किया ताकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ा सके, इट हैज नथिंग टू डू विद इट, rather they are more sinister, there are more evil reasons behind the partition। वो कहते हैं दरअसल ब्रिटिश ये बात जानते हैं कि कांग्रेस इनकी दुश्मन है, कांग्रेस इनके खिलाफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रही है और कांग्रेस में ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदूज की है। और तभी हिंदूज की स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए इन्होंने हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस को तोड़ के उसमें से एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट बंगाल, जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे तो हिंदूज की स्ट्रेंथ कम होगी और हिंदूज की स्ट्रेंथ कम होगी तो कांग्रेस यहाँ पे कम इफेक्टिव होगी। देयरफॉर
in order to break the strength of Hindus in East Bengal, British have partitioned the Bengal. वो कहते हैं कि ब्रिटिश का तो यही पॉलिसी रही है शुरू से, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जब भी वो कोई एरिया कॉन्कर करते हैं वो उसको तकसीम कर देते हैं ताकि वो एरिया इतना मजबूत ना रहे कि ब्रिटिश उसके खिलाफ कोई, वो ब्रिटिश के खिलाफ कोई काम कर सके। तभी कांग्रेस ने इस पार्टीशन को अपोज करने का फैसला किया। वॉट एवर द रीजन में भी कांग्रेस को इसका नुकसान जरूर हुआ। हिंदूज की स्ट्रेंथ वॉज ब्रोकन इन ईस्ट बंगाल एंड हिंदूज जो है जब उनको नुकसान हो रहा था तो बदले में उन्होंने ब्रिटिश को हार्म करने का फैसला किया विद अ मूवमेंट कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। माय डियर स्टूडेंट, लॉर्ड कर्जन ने इसको सजेस्ट किया था पार्टीशन को 1903 में, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ उसी दिन को कांग्रेस ने एज अ डे ऑफ मोर्निंग, शोक का दिन करार दे दिया और यहां पर कांग्रेस ने अपनी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करेंगे। याद रखेगा, ब्रिटिश उस टाइम पे सॉल्ट लाके बेचा करते थे लिवरपूल से और क्लोथ्स लाके बेचा करते थे मैनचेस्टर से। कांग्रेस ने कहा कोई भी हिंदू अब ब्रिटिश गुड्स को नहीं खरीदेगा, ये कांग्रेस की तरफ से एक बाइकआउट है। और जो भी खरीदे हुए गुड्स थे ऑलरेडी उनको लाके आग में फेंक दिया, उनको लाके बर्न कर दिया इन ऑर्डर टू शो कि हमें ब्रिटिश की चीजों की जरूरत ही नहीं है। कोलकाता उस टाइम पे जो कैपिटल हुआ करता था वहां पे सीरीज ऑफ स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। वर्कर्स ने ब्रिटिश के अंडर काम करने से मना कर दिया। आप सोचिए कि कैपिटल नहीं चल रहा होगा तो मुल्क किस तरीके से चलेगा। तो कोलकाता में वर्कर्स रिफ्यूज टू वर्क अंडर ब्रिटिश रूल और इवन दो इट वाज नॉट ऑफिशियली द पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन जो नेक्स्ट वाइसरॉय बने जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो, इनको कत्ल करने की कोशिश भी की गई। इनके ऊपर फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुई। समझ बात? तो इनको मारने की भी कोशिश की जा रही है। तो यहां पर ब्रिटिश को बड़ी परेशानी हुई। ब्रिटिश की सेल्स ड्रामेटिकली गिर गई, ब्रिटिश के लिए काम करना मुश्किल हो गया, ब्रिटिश के लिए दुश्वारियां थी। और ये प्रोटेस्ट कोई एक आध साल या एक आध महीने नहीं चली बेटा, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई 1905, 16 अक्टूबर 1905 और ये चलती रही 1911 तक, टिल द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि जब तक हिंदूज ने अपनी बात मनवा नहीं ली, जब तक पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स नहीं हो गया, तब तक ये प्रोटेस्ट चलती रही। अब इसके पास्ट पेपर्स में जो सवाल आते हैं वो एक सवाल इस तरीके से आ रहा है कि भाई हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का तो सवाल आता ही आता है, साथ साथ ये सवाल आता है कि हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो अगर हम ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ब्रिटिश को शॉर्ट टर्म में कुछ सक्सेस मिली, जैसे कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई, इनकी गवर्नमेंट करना आसान हो गई। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट ने ब्रिटिश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर हम मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुसलमानों को शॉर्ट रन में सक्सेस मिली, दैट इनको एक मेजोरिटी प्रोविंस मिल गया था और इनकी पोजीशन रातों रात इंप्रूव हो गई। लेकिन इट वाज जस्ट शॉर्ट लिव्ड व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवर्स्ड इन 1911। बहरहाल हिंदूज की बात करें तो हिंदूज के लिए तो ये कंप्लीट फेलियर था, बिकॉज ब्रिटिश ने इनकी स्ट्रेंथ को तोड़ा और फिर इनकी अटेंशन, इनकी एनर्जी खर्च हुई किसमें, प्रोटेस्ट वगैरह के सिलसिले में। तो इनके लिए तो एक फेलियर ही था। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर किस तरीके से लिखना होगा, हाउ टू फॉर्म द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा आंसर जहां पे भी क्वेश्चन हो हाउ सक्सेसफुल वाला याद रखेगा। हाउ सक्सेसफुल, भाई सर जुहेब साहब जो है एक स्टूडेंट की तैयारी करवाते हैं और उसका आ जाता है बी ग्रेड। अब पूछा जाता है कि भाई आप किस हद तक सक्सेसफुल महसूस करें, तो सर जुहेब कहेंगे यार मैं तो अनसक्सेसफुल महसूस कर रहा हूँ। क्यों? मेरा एम था कि मेरे स्टूडेंट जो है वो ए स्टार लाए और ए स्टार से कम नहीं लाए। लेकिन जब स्टूडेंट से पूछा गया तो स्टूडेंट बड़ा बेशरम था, कह रहा है मैं तो एम कर रहा था मेरा सी ग्रेड आ जाए और मेरा क्या आ गया, ए ग्रेड आ गया। तो मैंने अपने एम से भी ऊपर अचीव कर लिया, तो मैं तो बहुत सक्सेस महसूस कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि एक ही ग्रेड सक्सेस या फेलियर दोनों में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एम। तो आपको किसी चीज की भी सक्सेस या फेलियर को जज करना है तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द एम, वो चाहते क्या थे। देन यू विल कम ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट, देन यू विल कमेंट whether it was a success or a failure.
Generally, you have to write 2 successes and 2 failures in a 14-mark answer before going on to the conclusion. But remember that the conclusion must be on the basis of long run aspect. Long run aspect मतलब कि आपने कोई छोटे अरसे इमीडिएट इम्पैक्ट की बात नहीं करनी, आपने लॉन्ग रन एस्पेक्ट की बात करनी है। आगे चल के देखेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। देखो बेटा, इनमें से एक पैराग्राफ मैं पूरा आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ सके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर पूरा देख सकते हैं, ये पूरा आंसर है। मई जून 2020 में ये सवाल आया हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग को, जिसमें मैंने डिफरेंट लेवल्स को, डिफरेंट मार्क्स स्कीम के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मैंने क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। येलो से मैंने सबसे पहले एम आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया जिसको मैंने व्हाइट छोड़ दिया, फिर मैंने ग्रीन से कमेंट किया या रेड से कमेंट किया, जिधर सक्सेस थी उधर ग्रीन से कमेंट किया, और जिधर फेलियर था उधर मैंने रेड से कमेंट किया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि ब्रिटिश के पार्टीशन करने का मकसद क्या था। ब्रिटिश का पार्टीशन का मकसद ये था टू सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो जब इन्होंने 2 प्रोविंसेस में इसको डिवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो गई। आपने वो पूरा अकाउंट, पूरी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स बताई कि भाई क्या क्या मसले थे जिनको सॉल्व किया ब्रिटिश ने। फिर आपने जब एक्सप्लेनेशन कर दी तो आपने कमेंट किया that this was a success for British as it made it easier to govern it as 2 different provinces under 2 different governors. This comment is very important. This is known as the development of the point. जो बच्चा ये छोड़ देगा उसके पॉइंट अनडेवलप्ड कंसीडर होंगे। कमेंट करना बहुत जरूरी है। देयर इज अ कमेंट ऑन द सक्सेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखो मुसलमानों का एम क्या था, मुस्लिम्स वांटेड टू बी सेफ फ्रॉम द हिंदू ऑपरेशन। हिंदू ऑपरेशन से वो सेफ होना चाहते थे, ठीक है। यहां पे आपने एम को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। आपने एम को आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, एक्सप्लेन किया। आपने उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। अब जब आपने क्या किया, आपने एम को आइडेंटिफाई कर दिया, पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई सर सैयद के एफर्ट्स कामयाब हो गए। ब्रिटिश ने 1857 से जब से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तब से मुसलमानों के साथ नाइंसाफिया ही की थी, पहली बार कोई अच्छा काम किया। ये सब आपने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के बाद कमेंट किया सक्सेस के ऊपर, कि आप ग्रीन से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि भाई आपने क्या कहा। आपने कहा कि फॉर मुस्लिम्स इट वाज अ सक्सेस as partition brought an end to the Hindu oppression and Muslims enjoyed true recognition in a province of East Bengal in which they were in a majority। ठीक है जी, ये कमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने हिंदूज का एम आइडेंटिफाई किया, दैट हिंदूज वांटेड टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट इन द होल बंगाल। हिंदूज का मकसद क्या था कि पूरे बंगाल के अंदर इनका रूल हो, लेकिन ब्रिटिश ने एज पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इनको कमजोर बना दिया। तो एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या किया, कमेंट किया, दिस वाज अ फेलियर फॉर हिंदूज एज देयर इन्फ्लुएंस इन द ईस्ट बंगाल हैड बीन रिड्यूस्ड एंड देयर स्ट्रेंथ वाज ब्रोकन, यानी कि इनका एम पूरा नहीं हो पाया, ठीक है जी। फिर आपने क्या कहा, फिर ब्रिटिश का जो लॉन्ग टर्म मसला था बेसिकली वो था कि एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज को और जो हिंदूज की एक्टिविटीज थी इनको कंट्रोल करें, इनको रोके। लेकिन क्या वो रुकी नहीं, यहाँ तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जहां ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट किया जा रहा है, जहां ब्रिटिश की गुड्स को आग में जलाया जा रहा है, जहां वर्कर्स ब्रिटिश के अंडर काम करने से मना कर रहे हैं और ब्रिटिश की सेल्स ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो रही है, और ब्रिटिश के वाइसरॉय के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की जा रही है, लॉर्ड मिंटो के ऊपर। तो क्या ये सक्सेस था, क्या ब्रिटिश का एम पूरा हुआ, जी नहीं। द फेलियर for this was a failure for the British as they could not control the activities of Hindus and eventually they were forced to reverse the decision of partitioning the Bengal in 1911। तो देखो ब्रिटिश लॉन्ग रन में क्या हुए, नाकाम साबित हुए। अब देखो कंक्लूजन जो है वो हमें करना होता है लॉन्ग रन एस्पेक्ट से, समझी बात, लॉन्ग रन एस्पेक्ट के बेसिस पे। तो देखो शॉर्ट रन एस्पेक्ट में अगर देखें तो मुसलमानों के लिए सक्सेस था, हाँ भाई मेजोरिटी प्रोविंस मिल गया, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन में अगर हिंदूज के लिए देखा जाए तो एक फेलियर था, हिंदूज के लिए देखा जाए एक फेलियर था, ठीक है जी। और बेटा अगर हम लोग देखें ब्रिटिश के परस्पेक्टिव से तो शॉर्ट रन में इनके लिए सक्सेस था,
लेकिन ये चीज मैटर हमारे लिए नहीं करी। हमारे लिए मैटर क्या कर रही है? लॉन्ग रन एस्पेक्ट की बात। क्या कि लॉन्ग रन में मुसलमानों के से ये प्रोविंस छीन लिया गया, तो उनके जो ख्वाब थे सारे, जो मिरेकल मिरेकल कर रहे थे, वो सब खत्म हो गया था। लॉन्ग रन में हिंदूज ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश को फोर्स कर दिया कि हम भी एक स्ट्रॉन्ग कुव्वत है, हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। तो लॉन्ग रन में हिंदूज के लिहाज से एक सक्सेस था। और ब्रिटिश के परस्पेक्टिव से बात करें तो लॉन्ग रन में उनको अपने डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, तो ये एक फेलियर था। समझ बात? इस तरीके से हम लोग को आंसर करना होता है। आई होप कि आप लोगों को कुछ हद तक समझ आया होगा ये चीज। उसके बाद आप लोग के साथ अगली क्लास में मैं इससे रिलेटेड और सवाल शेयर करूंगा। जजाकल्लाह खैर।